नेक्स्ट अभी हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, SST क्लास 10th ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 3 का नेम है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज मतलब कि जो वाटर है उसके रिसोर्सेज क्या क्या है, वो उसके रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हमारे पास अवेलेबल है। वेरी फर्स्ट है हमारे पास जो हमारी अर्थ है ना, इस पे जितना भी वाटर अवेलेबल है उसका जस्ट जो 3/4 पार्ट है, ठीक है, वही फ्रेश वाटर कहलाता है। फ्रेश वाटर मीन से जो कि यूजेबल वाटर हो, जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वाटर रिसोर्सेज प्लस वाटर स्कार्सिटी, वाटर कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट, मतलब कि फिर वाटर को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी है उसको भी हम हार्वेस्टिंग के लिए कैसे यूज़ में ला सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को भी हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले यूज़ ऑफ वाटर। वाटर का क्या क्या यूज़ है, देखिए वाटर को ह्यूमन, एनिमल सभी यूज़ करते हैं। हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं और बहुत सारे कामों के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम ये है कि जो जितना भी हमारे पास ये जो पानी है ना, उसमें जो 3.5% ये फ्रेश वाटर है और 96.5% जो है वो साल्टी वाटर है। ठीक है, साल्टी वाटर को हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके बिना ये जो फ्रेश वाटर है वो भी ये नहीं है कि वो बस वाटर की फॉर्म में है, उसका जो 70% हिस्सा है वो तो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, लेकिन जो सिर्फ 30% हिस्सा है वही ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, और इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो इंडिया है, इंडिया पूरे अर्थ का 4% हिस्सा इंडिया यूज़ करता है वाटर का। और वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, मतलब कि वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन के हिसाब से जो इंडिया का रैंक है दैट इज़ 133rd रैंक। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का बहुत बड़ा दायरा है और पॉपुलेशन भी लगभग 135 से 140 करोड़ के बीच में है, तो काफ़ी ज़्यादा गिनती में होगी, है ना। तो चलिए अभी फिर हम बढ़ते हैं कि टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया अप्रोक्सीमेट 1897 स्क्वायर किलोमीटर जो है पर एनम, वो भारत में जो वाटर है वो रिन्यू किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है, देखिए अगर इसको बड़ी आसान लैंग्वेज में समझें, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना, मतलब कि वाटर की जो डिमांड है वो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है। या फिर हम बोल सकते हैं कि शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल। जब बारिश कम होती है तो उन दिनों में बेसिकली जो वाटर की जो है शॉर्टेज वो है हो जाती है। अब कौन कौन से मेन कॉजेज हैं फॉर वाटर स्कार्सिटी। वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉज है दैट इज़ ग्रोइंग पॉपुलेशन। जब तक हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक कोई भी पॉलिसी हमारी काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें आजकल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को पोल्यूट किया जा रहा है। कैसे पोल्यूट किया जा रहा है, पानी में हम लोग केमिकल, मतलब कि जब वहाँ पे यूरिया वगैरह या कुछ केमिकल वगैरह छिड़कते हैं तो वो पानी में जाता है, ये पानी दूसरी जगह पे जाता है तो वो पूरे पानी को ख़राब कर देता है, पोल्यूट कर देता है। या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, आजकल इसकी शिकायतें पंजाब से या फिर वेस्टर्न यूपी से बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि जितना पानी की ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा पानी को यूज़ करें। ये एग्रीकल्चर में भी होता है और डेली लाइफ में भी होता है। एग्रीकल्चर में ये होता है कि हम मोटर का पानी वगैरह चला के सो जाते हैं और हद से ज़्यादा पानी जो है वो खेतों में बहता रहता है, राइट। या फिर जब हम लोग ने ब्रश करना होता है, हैंड वॉश करना होता है, तो हम लोग वाटर टैप को बंद नहीं करते, तो जो बेमतलब का पानी चलते रहता है उससे भी जो वाटर का वो जो है वो ओवर यूज़ हो जाता है। या फिर अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सब लोगों के पास तो पानी उतनी क्वांटिटी में है नहीं। जो अमीर लोग हैं उनके घर में मोटर वगैरह लगी हुई हैं, वो तो जब उनका मन करता है वो टैप चलाती हैं, पानी आ जाता है। लेकिन जो पुअर लोग हैं उनको लाइन में लगना पड़ता है और दिन में 2 बार या 3 बार ही सरकारी नल से जो है वो पानी आता है। तो इसी तरह से ये भी एक अनइक्वल एक्सेस है वाटर की। कुछ लोग हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, कुछ लोग ज़रूरत के मुताबिक भी यूज़ नहीं कर पा रहे। इसके बिना जितनी भी अब आजकल इंडस्ट्रीज़ की जो गिनती है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है। ये एक गुड सिंबल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन इसके साथ साथ एक नुकसान भी है कि ये जो इन्वायरमेंट को भी डैमेज कर रहे हैं ना, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्टेज कहाँ पे जाती है, वो पानी को ख़राब कर देती है। जब वहाँ से निकलने वाला धुआं या फिर मतलब कि वहाँ से जो पानी है
जब वो ज़मीन में जाता है, पानी के साथ मिल के जाता है, तो वो दूसरे पानी को भी ख़राब कर देता है। इससे बहुत सारी मतलब कि पानी में कुछ एनिमल्स के लिए जहर वगैरह भी मिल जाती है। फिर या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ द वाटर, या फिर अगर किसी स्टेट में कुछ जगह पे जहाँ पर पानी आ भी रहा है लेकिन वहाँ पे पानी साफ़ सुथरा नहीं आ रहा, पानी में स्मेल आ रही है, काला पानी आ रहा है या फिर गंदा पानी आ रहा है, ठीक है। तो ये तो था वाटर स्कार्सिटी, है ना। अब इसके बाद जो हमारा मेन सेकंड टॉपिक है दैट इज़ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं ये जो वाटर रिसोर्स है, इन कमी को दूर हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाटर को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, कंजर्व मीन टू से क्यों बचाना है। अगर तो आप लोग हेल्दी लाइफ चाहते हो तो हमें पानी चाहिए होगा, क्योंकि हैंड वॉश करने हैं, नहाना धोना है, कपड़े धोने हैं, वेजिटेबल को धो के पकाना है, खाना है ना। या फिर फॉर हेल्दी फूड सेम रीजंस, या फिर टू इंक्रीज या फिर सेव इकोसिस्टम। तो इन चीज़ों के लिए ना पानी सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। पानी नहीं रहेगा तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। ये क्लियर हो गया, इसीलिए हम पानी को बचाना चाहते हैं। फिर ये जो पाइप है ये घर के किसी बाहर वाले कमरे या बरामदे के अंदर एक वेल तक कनेक्ट की जाती है, ठीक है। इस पाइप के ज़रिए ये जो पानी को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। इसमें जो सैंड वगैरह मतलब कि मिट्टी या कुछ कंक्रीट वगैरह होते हैं उनको फिल्टर किया जाता है, फिल्टर्ड बाय सैंड एंड ब्रिक्स। इसके बाद क्या जाता है, इस पानी को सेपरेट किया जाता है इमीडिएट यूज़ के लिए। जो पानी इनको चाहिए उसको इमीडिएटली ये यूज़ में ले जाते हैं, और बाकी का जो पानी है वो घर के नीचे वेल वगैरह होता है उसमें स्टोर कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में इसको यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल है राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में ये ऐसे ही मतलब कि प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है टैंकास, ठीक है। इसका जो डायमेंशन होता है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आप खुद पढ़ लेना, ये मीटर्स में है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेम वैसे ही है जैसा कि हमने अभी रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग में देखा था। जो भी रूफ्स होती हैं उनको एक पाइप के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है। रेन वाटर जो भी होता है वो अंडरग्राउंड टैंक के साथ पाइप में जोड़ दिया जाता है। मतलब कि सेम जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, मतलब कि यहाँ पे पानी स्टोर है, यहाँ पे पाइप जोड़ दी, वो घर के पास एक जो भी हमने एक कुआं वगैरह खोद लिया वहाँ तक इस पाइप को जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो मतलब कि कुआं वगैरह होगा इट मे बी इंडोर और इन द कोर्टयार्ड, मतलब कि या तो ये आपके घर के अंदर या फिर आपके बरामदे वगैरह में हो सकता है। तो जो वेरी फर्स्ट वाटर होता है, रेन वाटर होता है, उसको यूज़ नहीं किया जाता, इवन कि उसको स्टोर भी नहीं किया जाता। उसको यूज़ करते हैं जो भी पुराना मतलब कि जो पाइप्स वगैरह होते हैं उसकी सफाई वगैरह करने के लिए। लेकिन उसके बाद जितनी भी बारिश होती है वो सारा पानी यूज़ भी किया जाता है और उस पानी को स्टोर भी किया जाता है, और ये काफ़ी फेमस भी है। फिर ये टैंकर्स के हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं। वेरी फर्स्ट, ये रिलायबल सोर्स है ड्रिंक। तो वो कौन कौन से मेजर्स हैं जो वाटर को बचा सकते हैं। वेरी नंबर वन, डोंट ओवरड्रो ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है उसको हद से ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, जितना यूज़ है उतना ही चलाइए, उतना ही यूज़ कीजिए। जैसे कि अगर हमने हैंड वॉश करने हैं, हमने ब्रश कर रहे होते हैं, उस टाइम पे टैप को बंद कर दो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोडक्शन में लेके आइए। जो भी बारिश का पानी वगैरह होता है उसको सीखिए कि हम कैसे एक पर्टिकुलर जगह पे उसको स्टोर कर सकते हैं और एग्रीकल्चर के लिए उसको काम में लेके आ सकते हैं। जिन एरिया में बारिश नहीं होती या कम होती है, मतलब कि सॉरी, जिन एरिया में बारिश तो होती है लेकिन पानी कम रहता है, पानी कम मिलता है, तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तो इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। इसके बाद है डू नॉट पोल्यूट वाटर। पानी को गंदा मत कीजिए। जब एक पानी में केमिकल घुल मिल जाते हैं, एक पानी गंदा हो जाता है, जब हम अपने जानवरों को पानी में नहला देते हैं, जैसे कि हम विलेजेस में देखते हैं, फिर वही गंदगी वही कीटाणु दूसरे पानी में जाते हैं, तो ये एंड तक साथ साथ चलते रहते हैं। इसके बिना फिर हमें कुछ अडप्टिंग वाटर कंजर्वेटिंग टेक्निक फॉर इरिगेशन करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स को अडप्ट करना चाहिए जो कि पानी को बचा सके। अब वो टेक्निक में से एक टेक्निक है हमारे पास डैम, ठीक है। डैम के अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं हमारे पास। तो वेरी फर्स्ट हमारे पास पहले हम पढ़ लेते हैं कि डैम्स होते क्या हैं। अभी हम कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट डैम के एंगेस्ट हुए थे, ठीक है। वेरी फर्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेकंड वॉज तेरी डैम आंदोलन, थर्ड वॉज सरदार सरोवर डैम। ये भी मतलब कि इसको बनने से रोकने के लिए गुजरात में एक बहुत बड़ा जो है मतलब कि लोगों ने मूवमेंट चलाया था। अभी हम ये भी देखेंगे कि जिन एरिया में डैम बने थे क्या उन्होंने वो काम किया जिसके लिए वो बनाए गए थे, ठीक है। तो मतलब कि टॉपिक का नेम है डैम्स आफ्टर इफेक्ट्स।
डैम बनने के बाद के वहाँ के क्या क्या इफेक्ट्स दिए। देखिए डैम जो है उन्होंने एक तो क्रॉप का पैटर्न चेंज कर दिया। क्रॉप का पैटर्न कैसे चेंज कर दिया, पहले क्या होता था कि एक फिक्स ही पैटर्न को मतलब कि फॉलो किया जाता था। वो पैटर्न क्या होता था, अगर ये वाला पीस ऑफ लैंड है, पहले यहाँ पे फार्मिंग करो, यहाँ पे फार्मिंग करने के बाद अब इसको थोड़े टाइम के लिए अनटच छोड़ दो, फिर हम आगे बढ़ते थे। फिर यहाँ पे फिर इसको अनटच छोड़ो, फिर आगे, फिर इसको अनटच छोड़ो, फिर आगे, ऐसे ऐसे, क्योंकि पानी की भी कमी होती थी और पूरी पीस ऑफ लैंड को टच नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब हमारे पास पानी जो है वो गुड क्वालिटी में आने लगा, गुड क्वांटिटी में आने लगा, कमर्शियल फार्मिंग होने लगी। ठीक है, इसी के साथ साथ लोगों ने एक ही टाइम पे पूरी ज़मीन को टच करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ कि जो हमारी सॉइल है उसको रेस्ट मिलनी बंद हो गई और जो हमारी सॉइल है वो साल्टी होनी शुरू होगी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास साबरमती बेसिन, ये गुजरात में है। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे लोगों ने इस बात को लेकर कंप्लेंट्स करनी शुरू की कि ये जब डैम बना था तो सेक्रीफाइस वहाँ के रूरल लोगों का ज़्यादा था। लेकिन अब जो बेनिफिट्स मिलने की जब बारी आ रही है तो अर्बन को प्रायोरिटी मिल रही है, तो ये तो गलत बात है। जिन लोगों का ज़्यादा सेक्रीफाइस है फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे तो नुकसान हो गया आने वाले टाइम में, बेनिफिट के बाद नुकसान मिला कि सॉइल साल्टी होनी शुरू हुई, लेकिन यहाँ पे अर्बन वर्सेस रूरल होना शुरू हो गया। ठीक है, लोगों में लड़ाई झगड़ना शुरू हो गया। थर्ड पॉइंट भी सेम कुछ ऐसा ही है, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। ये क्या था, ये कर्नाटका गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने होगी, इनमें टकरार पैदा होगी। कैसे टकरार पैदा होगी, दोनों में इशू चल रहा है कि जो एक कोयना रिवर है वहाँ से पानी कौन लेगा, जो कि महाराष्ट्र से है। ठीक है, जब ये डैम वगैरह बनाया गया था तो दोनों को लग रहा है कि हमारे सेक्रीफाइस ज़्यादा है, इसको लग रहा है हमारे सेक्रीफाइस ज़्यादा है। तो कोई बोल रहा है कि पहले ये रिवर पानी हमें मिलना चाहिए, कोई बोल रहा है कि पहले हमें मिलना चाहिए। ठीक है, और इसके बिना ये ना अपने टारगेट को टोटली मिसमैच करके हमने ये बोला था कि जो डैम्स है वो फ्लड को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी जो है वो इनमें हम लोग स्टोर कर देंगे। लेकिन इन्होंने फ्लड को तो कंट्रोल किया नहीं, उल्टा इन्होंने बहुत सारे फ्लड ये ले आए। जब वो फ्लड बहुत सारे आए तो बहुत सारी लाइफ डैमेज होगी, प्रॉपर्टी डैमेज होगी। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, अर्थक्वेक और वाटर डिसीज़, बहुत सारी नई नई बीमारियाँ ऐसी इंट्रोड्यूस होनी शुरू होगी। तो उनमें से एक टेक्निक है डैम्स हमारे पास। ठीक है, डैम्स एज अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ डैम्स। देखिए सबसे पहले तो हम डैम्स को क्यों बनाते हैं ना, डैम्स में फिश ब्रीडिंग हो जाती है, इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इन चीज़ों के लिए आजकल डैम्स को बनाया जा रहा है। लेकिन इसके वैसे ही होता है ना कि एक चीज़ के प्लस पॉइंट भी हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं, तो अभी इसके कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं डैम्स बनाने के। उनमें से वेरी फर्स्ट जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब कैसे, देखिए जब किसी भी जगह के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो पेड़ों में ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कुछ एनिमल्स वगैरह भी रहते होंगे, कुछ जंगल भी होगा। तो जब इन सब की सफाई करके वहाँ पे बस डैम ओनली पानी ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी इनकी तो मतलब कि जो नस्ल है वो ख़त्म हो जाती है, तो बायोडाइवर्सिटी का कहीं ना कहीं पे लॉस हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फर्टिलिटी सॉइल्स। अब क्या होता है कि वहाँ की जो फर्टिलिटी है, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे तो कंटिन्यूसली पानी रहेगा, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब तक वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जंगल थे, तब तक जो जंगल है वो सॉइल इरेजन को रोके हुए थे। उनके जो पत्ते वगैरह हैं या फिर वो अपने अब जो ज़मीन की वो रिपेयर करते रहते हैं, मतलब कि लैंड की फर्टिलिटी को रीगेन करते रहते हैं। अब तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़मीन को खुराक तो मिलेगी नहीं, तो इसीलिए वहाँ से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। या फिर इसके बिना जो थर्ड पॉइंट है कि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। जब ये डैम्स वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो रहने वाले ज़्यादातर आदिवासी लोग वगैरह होते हैं, तो उनको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ता है। वो लोग कहीं और जा रहे होते हैं, तो उनके जाते जाते उनकी कल्चर वहीं पे छूट जाती है। जब वो नई जगह पे जाएंगे वो माइनॉरिटी में होंगी, तो उनको अपनी कल्चर छोड़ के दूसरी कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट डैम के अगेंस्ट हुए थे। ठीक है, वेरी फर्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेकंड वॉज तेरी डैम आंदोलन, थर्ड वॉज सरदार सरोवर डैम। ये भी मतलब कि इसको बनने से रोकने के लिए गुजरात में एक बहुत बड़ा जो है मतलब कि लोगों ने मूवमेंट चलाया था।
अभी हम ये भी देखेंगे कि जिन एरिया में डैम बने थे क्या उन्होंने वो काम किया जिसके लिए वो बनाए गए थे, ठीक है। तो मतलब कि टॉपिक का नेम है डैम्स आफ्टर इफेक्ट्स। डैम बनने के बाद के वहाँ के क्या क्या इफेक्ट्स दी। देखिए डैम जो है उन्होंने एक तो क्रॉप का पैटर्न चेंज कर दिया। क्रॉप का पैटर्न कैसे चेंज कर दिया, पहले क्या होता था कि एक फिक्स ही पैटर्न को मतलब कि फॉलो किया जाता था। वो पैटर्न क्या होता था, अगर ये वाला पीस ऑफ लैंड है, पहले यहाँ पे फार्मिंग करो, यहाँ पे फार्मिंग करने के बाद अब इसको थोड़े टाइम के लिए अनटच छोड़ दो, फिर हम आगे बढ़ते थे। फिर यहाँ पे फिर इसको अनटच छोड़ो, फिर आगे, फिर इसको अनटच छोड़ो, फिर आगे, ऐसे ऐसे, क्योंकि पानी की भी कमी होती थी और पूरी पीस ऑफ लैंड को टच नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब हमारे पास पानी जो है वो गुड क्वालिटी में आने लगा, गुड क्वांटिटी में आने लगा, कमर्शियल फार्मिंग होने लगी, ठीक है। इसी के साथ साथ लोगों ने एक ही टाइम पे पूरी ज़मीन को टच करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ कि जो हमारी सॉइल है उसको रेस्ट मिलनी बंद हो गई और जो हमारी सॉइल है वो साल्टी होनी शुरू होगी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास साबरमती बेसिन, ये गुजरात में है। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे लोगों ने इस बात को लेकर कंप्लेंट्स करनी शुरू की कि ये जब डैम बना था तो सेक्रीफाइस वहाँ के रूरल लोगों का ज़्यादा था। लेकिन अब जो बेनिफिट्स मिलने की जब बारी आ रही है तो अर्बन को प्रायोरिटी मिल रही है, तो ये तो गलत बात है। जिन लोगों का ज़्यादा सेक्रीफाइस है फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे तो नुकसान हो गया आने वाले टाइम में, बेनिफिट के बाद नुकसान मिला कि सॉइल साल्टी होनी शुरू हुई। लेकिन यहाँ पे अर्बन वर्सेस रूरल होना शुरू हो गया, ठीक है, लोगों में लड़ाई झगड़ना शुरू हो गया। थर्ड पॉइंट भी सेम कुछ ऐसा ही है, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। ये क्या था, ये कर्नाटका गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो गए, इनमें टकरार पैदा होगी। कैसे टकरार पैदा होगी, दोनों में इशू चल रहा है कि जो एक कोयना रिवर है वहाँ से पानी कौन लेगा, जो कि महाराष्ट्र से है, ठीक है। जब ये डैम वगैरह बनाया गया था तो दोनों को लग रहा है कि हमारे सेक्रीफाइस ज़्यादा है, इसको लग रहा है हमारे सेक्रीफाइस ज़्यादा है। तो कोई बोल रहा है कि पहले ये रिवर पानी हमें मिलना चाहिए, कोई बोल रहा है कि पहले हमें मिलना चाहिए, ठीक है। और इसके बिना ये ना अपने टारगेट को टोटली मिसमैच कर गए। हमने ये बोला था कि जो डैम्स है वो फ्लड को कंट्रोल करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी जो है वो इनमें हम लोग स्टोर कर देंगे। लेकिन इन्होंने फ्लड को तो कंट्रोल किया नहीं, उल्टा इन्होंने बहुत सारे फ्लड ये ले आए। जब फ्लड बहुत सारे आए तो बहुत सारी लाइफ डैमेज होगी, प्रॉपर्टी डैमेज होगी, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, अर्थक्वेक और वाटर डिसीज़, बहुत सारी नई नई बीमारियाँ ऐसी इंट्रोड्यूस होनी शुरू होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसमें हम जानेंगे कि वाटर को कैसे हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंडर आ रहा है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि बारिश का बहुत सारा जो पानी है वो घर की छत के ऊपर स्टोर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, वो जो पानी स्टोर किया होता है तो यहाँ से ना छत के ज़रिए एक पीवीसी पाइप लगाई जाती है, ठीक है, जो घर के या तो किसी भी आंगन तक या आगे तक कहीं पे भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसमें हम जानेंगे कि वाटर को कैसे हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंडर आ रहा है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि बारिश का बहुत सारा जो पानी है वो घर की छत के ऊपर स्टोर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, वो जो पानी स्टोर किया होता है तो यहाँ से ना छत के ज़रिए एक पीवीसी पाइप लगाई जाती है, ठीक है, जो घर के या तो किसी भी आंगन तक या आगे तक कहीं पे भी। फिर ये जो पाइप है ये घर के किसी बाहर वाले कमरे या बरामदे के अंदर एक वेल तक कनेक्ट की जाती है, ठीक है। इस पाइप के ज़रिए ये जो पानी को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। इसमें जो सैंड वगैरह मतलब कि मिट्टी या कुछ कंक्रीट वगैरह होते हैं उनको फिल्टर किया जाता है, फिल्टर्ड बाय सैंड एंड ब्रिक्स। इसके बाद क्या जाता है, इस पानी को सेपरेट किया जाता है इमीडिएट यूज़ के लिए। जो पानी इनको चाहिए उसको इमीडिएटली ये यूज़ में ले आते हैं और बाकी का जो पानी है वो घर के नीचे वेल वगैरह होता है उसमें स्टोर कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में इसको यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल है राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में, ये ऐसे ही मतलब कि प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है टैंकास, ठीक है। इसका जो डायमेंशन होता है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आप खुद पढ़ लेना, ये मीटर्स में है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेम वैसे ही है जैसा कि हमने अभी रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग में देखा था। जो भी लूप्स होती हैं उनको एक पाइप के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है। रेन वाटर जो भी होता है वो अंडरग्राउंड टैंक के साथ पाइप में जोड़ दिया जाता है। मतलब कि सेम जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, मतलब कि यहाँ पे पानी स्टोर है, यहाँ पे पाइप जोड़ दी, वो घर के पास से जो भी हमने कुआं वगैरह खोद लिया वहाँ तक इस पाइप को जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो मतलब कि कुआं वगैरह होगा इट मे बी इंडोर और इन द कोर्टयार्ड, मतलब कि या तो ये आपके घर के अंदर या फिर आपके बरामदे वगैरह में हो सकता है। तो जो
वेरी फर्स्ट वाटर होता है, रेन वाटर होता है, उसको यूज़ नहीं किया जाता, इवन कि उसको स्टोर भी नहीं किया जाता। उसको यूज़ करते हैं जो भी पुराना मतलब कि जो पाइप्स वगैरह होते हैं उसकी सफाई वगैरह करने के लिए। लेकिन उसके बाद जितनी भी बारिश होती है वो सारा पानी यूज़ भी किया जाता है और उस पानी को स्टोर भी किया जाता है, और ये काफ़ी फेमस भी है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ टैंकार्स। तो वेरी फर्स्ट एडवांटेज हमें इसका क्या मिलता है, दैट इज़ रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये पानी पीने के लिए जहाँ जहाँ पे टैंका वगैरह यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिलायबल और बहुत फेमस है, लोग इसी को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, ये रूम टेम्परेचर को कूल रखता है, ठंडा रखता है। जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है तो उसके आसपास जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है। इसको हम लोग पैलर वाटर भी बोल देते हैं, और इसको मतलब कि उन एरिया में सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म बोली जाती है नेचुरल वाटर की, कि इससे ज़्यादा प्योर नेचुरल वाटर और तरीके से नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब ये बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा आप अच्छे से पढ़ लेना, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। इससे रिलेटेड जो है वो एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है कि मतलब कहाँ कहाँ पे हमारे जो डैम्स हैं वो इंडिया में बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट डैम्स वगैरह हैं। जैसे कि बागटा नंगल डैम है, ये बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब के पास बना हुआ है। आगे है सैलल डैम, ये जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। राणा प्रताप सिंह डैम राजस्थान में बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में बना हुआ है। हमारे पास तुंगा बहादुर डैम कर्नाटका में बना हुआ है। हीराकुड डैम उड़ीसा में बना हुआ है। नागार्जुना सागर डैम ये बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के पास बना हुआ है। एंड लास्ट वन इज टिहरी डैम, ये उत्तराखंड में बना हुआ है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे।